जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का बलदेव कॉन्सेप्ट में। आज हम उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंतर्गत यह हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में चर्चा की थी। आज का जो विषय है प्रिय विद्यार्थियों वो है उत्तर प्रदेश का भौतिक स्वरूप अर्थात भौतिक विभाजन। उत्तर प्रदेश में अगर भौतिक स्वरूप के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं उसे जानते हैं। तो सर्वप्रथम मैंने इसमें कुछ नोट डाउन किया, उसे समझिएगा और मैप के द्वारा हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन को यदि हमें समझना है तो इसको हम 3 भागों में बांट करके समझ सकते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? तो एक तो हो जाएगा भाबर तराई प्रदेश, और एक हो जाएगा गंगा यमुना का मैदान जो मैदानी इलाका है, और तीसरा हो जाएगा आपका दक्षिण का पठारी प्रदेश। राइट, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप जो ये क्षेत्र दिए गए हैं इन क्षेत्रों को मैप पर थोड़ा समझिएगा कि ये जो प्रदेश हैं वो कहाँ पर लोकेटेड है उत्तर प्रदेश के मैप में। आप ये देखिएगा तो जो ऊपर की तरफ हमने जो ड्रॉ किया हुआ है ये वाला एरिया को ध्यान रखना है। ये एरिया हम क्या कहेंगे? भाबर एवं तराई प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के उत्तर में ठीक क्या है? भाबर और तराई प्रदेश है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। जबकि हम बात करते हैं गंगा यमुना का मैदान, तो गंगा यमुना का जो मैदानी एरिया है वो आपको दिख रहा है। ये जो ब्लैंक हमने छोड़ा है यहाँ पर, ये कम्प्लीटली क्या कहलाता है? गंगा यमुना का मैदानी इलाका कहलाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। राइट। नेक्स्ट हम तीसरा देखते हैं दक्षिण का पठारी प्रदेश। दक्षिण का पठारी प्रदेश यदि आप देखोगे तो दक्षिण का पठारी प्रदेश जो है वो दक्षिण के जो हमारा दक्कन का पठार है, तो दक्कन के पठार के ऊपर भारत में है मध्यवर्ती उच्च भूमि। तो मध्यवर्ती उच्च भूमि के ही भाग होता है क्या? तो वो हो जाता है आपका दक्षिण का पठारी प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। जो आपको ध्यान रखना है, झांसी से लेकर के इसका जो विस्तार है वो कहाँ तक हो जाता है? सोनभद्र तक हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। यानी पश्चिम में झांसी से लेकर के पूर्व में कहाँ तक है? सोनभद्र तक इसका विस्तार माना जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार से सहारनपुर से लेकर के कुशीनगर, महाराजगंज कुशीनगर तक क्या है? कुशीनगर तक अगर हम देखें तो भाबर एवं तराई प्रदेश का विस्तार है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन गंगा यमुना के मैदानी भाग की बात की जाए तो गंगा यमुना का मैदानी भाग भी लगभग यहीं से स्टार्ट है, यानी सहारनपुर के दक्षिण से लेकर के पूर्व में बलिया तक इसका क्या है? विस्तार है गंगा यमुना का, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैदान के अंतर्गत ही आएगा। लेकिन ऊपर का थोड़ा एरिया क्या है इसमें हम काउंट नहीं करते हैं। गंगा यमुना आप नदियों के हिसाब से भी देख सकते हो, तो नदियों को आपने इससे पहले नदियाँ पढ़ी हुई हैं, मैंने आपको ज्योग्राफी के अंतर्गत नदियाँ पढ़ाई हैं, तो देखिएगा। तो ये हमने देखा है कि बिजनौर जिले से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और 28 जिलों से होकर के, उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर के ये क्या करती है? बलिया से ये बाहर निकल जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। राइट। दूसरा हम देख सकते हैं कि जो यमुना नदी है, यमुना नदी का जो उद्गम बिंदु है वो उत्तराखंड है। उत्तराखंड से जब निकलेगी तो ये सहारनपुर से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, और हरियाणा उत्तर प्रदेश की सीमा बनाते हुए दिल्ली से होते हुए ये इटावा औरैया से निकलते हुए इधर कहाँ चली जाएगी? प्रयागराज में किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो गंगा का और यमुना का जो मैदान है, तो गंगा यमुना का मैदान तो बीच में है ही, गंगा और यमुना का दोआब। लेकिन इसके अलावा भी क्या है? इसके साइड साइड पर जो भी किनारे पाए जाते हैं वो भी क्या है? इसके मैदानी भाग में ही आते हैं। तो हम ऊपर तक तो नहीं ले जाएंगे, लेकिन जो गंगा के किनारे वाला जो एरिया होगा जहाँ से गंगा गुजर रही है, मतलब उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से गंगा गुजरती है, तो प्रवेश इसका जो है बिजनौर से है और बलिया से इसका निकास है। तो यहाँ तक जो जाती है उसका जो किनारा है 100 किलोमीटर तक, गंगा के 100 किलोमीटर तक किनारे पर अगर तुम देखो 100 किलोमीटर ऊपर और 100 किलोमीटर नीचे गंगा के दोनों दायां और बायां तरफ का जो एरिया होगा वो किस में आता है? गंगा यमुना के मैदानी भाग के अंतर्गत आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी तक हमने प्रिय विद्यार्थियों ये समझा ओवरऑल में कि उत्तर प्रदेश के भौतिक स्वरूप को हम 3 भागों में बांटेंगे। 3 भाग कौन कौन से हैं? तो हम कह सकते हैं पहला कौन सा? भाबर और तराई प्रदेश जो कि उत्तर की तरफ है, ठीक है, ध्यान रखना। जबकि बीच वाला क्या हो जाएगा? मैदानी भाग, जो कि गंगा यमुना का मैदानी भाग के रूप से हम इसे जानते हैं। जबकि दक्षिण में हम देखेंगे पठारी भाग, तो पठारी भाग किधर पड़ जाता है? दक्षिण के अंतर्गत आ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रिय विद्यार्थियों इनकी कुछ विशेषताएं हैं। तो एग्जामिनर जो होता है ना, वो इनकी विशेषताओं के संदर्भ में भी प्रश्न पूछ लेता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनकी जो विशेषताएं हैं, मैंने कुछ नोट डाउन यहाँ बिंदु किए हैं, उनको तुम्हें क्या करना है? ध्यानपूर्वक हाईलाइट करके याद करना है। तो देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, भाबर और तराई प्रदेश जो है इनकी क्या विशेषताएं, इन्हें समझिएगा।
भाबर तराई प्रदेश का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, भाई ये देख लीजिएगा। तो ये सहारनपुर से लेकर के कुशीनगर तक। प्रिय विद्यार्थियों, सहारनपुर वाला जो जिला है वो ये वाला है, ये आप जानते हो, है ना। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली है। देखिए सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला है। क्या है? उत्तरी जिला है। मैंने इससे पहले प्रथम वीडियो में इन सारी जिलों के बारे में चर्चा की है। अगर आपने प्रथम वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे जाके देखिएगा, फिर इसको देखिएगा, तो आपको समझने में बहुत सुविधा होगी और आसानी से चीज़ समझ में आएंगी। तो प्रिय विद्यार्थी, एक बार वहाँ जाकर देखिएगा, ये देख लीजिएगा। तो देखिएगा, भाबर तराई प्रदेश का विस्तार सहारनपुर से लेकर के कहाँ तक हो जाएगा? कुशीनगर तक। यानी पश्चिम में सहारनपुर से और पूर्व में कुशीनगर तक इसका विस्तार है, भाबर एवं तराई प्रदेश का। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसमें क्या है कि दो शब्दावली हमें हमारे इसमें दिख रही है। एक तो भाबर दिख रहा है, एक तराई दिख रहा है। तो भाबर प्रदेश, प्रिय विद्यार्थियों, ये थोड़ा सा अलग है। तो भाबर प्रदेश को हम ऊपर थोड़ा सा काट सकते हैं, यानी थोड़ा सा ऊपरी एरिया, यानी कि हम कैसे सहारनपुर से लेकर के इसका जो विस्तार है वो लखीमपुर खीरी तक, यानी पीलीभीत तक लगभग क्या है इसका विस्तार है। ये आपको ध्यान रखना, पीलीभीत से पहले तो ये भाबर का क्या हो जाएगा? विस्तार हो जाएगा। देखो ओवरऑल तो भाबर तराई पूरा ही है, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। लेकिन वो पर्टिकुलर पूछिए कि भाबर प्रदेश का पर्टिकुलर विस्तार किस जिले तक है, तो पर्टिकुलर आपको ध्यान रखना सहारनपुर से लेकर के पीलीभीत और लखीमपुर खीरी के कुछ उत्तरी एरिया में क्या है इसका विस्तार है। ये आपको ध्यान रखना है भाबर का। लेकिन तराई की हम लोग बात करें तो तराई का विस्तार जो है वो आप सहारनपुर के दक्षिण से लेकर के और कुशीनगर तक इसका विस्तार है। ये आपको ध्यान रखना तराई का, ठीक है, ये आपका लेना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो भाबर प्रदेश का विस्तार आपको पता लग के हो जाएगा। अब ओवरऑल देखिएगा, जो भाबर प्रदेश है, भाबर प्रदेश जो है यह कैसा भूभाग है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कंप्लीटली क्या पर्वतीय भूभाग है। कैसा भूभाग है? पर्वतीय भूभाग है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यह कंकड़ पत्थरों से निर्मित है ना। यानी भाबर प्रदेश जो है वो किससे निर्मित है? तो कंकड़ पत्थरों से निर्मित है। ये दूसरा बिंदु आपको इसके संबंध में ध्यान रखना है। तीसरा बिंदु आपको ध्यान रखना है कि नदियाँ किस प्रदेश में विलुप्त हो जाती हैं। किस प्रदेश में? तो भाबर प्रदेश में, है ना। भाबर प्रदेश में नदियाँ जो हैं वो दिखाई नहीं देती हैं। ऐसे कैसे मतलब हो पाता है, समझिएगा इसको। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे बहुत सारे पत्थर हैं, बहुत सारे कंकड़ पत्थर हैं, जैसे मान लीजिए कंकड़ पत्थर हैं। अब इसके नीचे ऊपर से जैसे जल आप गुजारो तो जल जो होते हैं इनके बीच में जो जगह खाली रह जाती है वहाँ से क्या होता है रिस करके बाहर आ जाता है। ये आप दिख रहा है। देखिए इसको ऊपर खड़े होकर के हम सेल्फी ले सकते हैं। देखो बहुत सारा तुमने देखा होगा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जब लोग पर्यटन में जाते हैं, टूरिस्ट पे जाते हैं, तब लोग क्या करता है बहुत सारा सेल्फी लेता है यहाँ पर। तो सेल्फी जब लेता है तो आपने देखा होगा तो वो नदियाँ ऊपर बह मतलब नदियों के ऊपर खड़े होकर के, और नीचे क्या कंकड़ पत्थर होते हैं बहुत सारे बड़े बड़े, उनके नीचे से नदी बह रही होती है, लेकिन वो मालूम नहीं होता कि नदी बह रही होती है। तो नदियाँ जो होती हैं ऐसी स्थिति में क्या विलुप्त हो जाती है। तो वही विशेषता क्या है इस भाबर प्रदेश की है, आपको ध्यान रखना। तो भाबर प्रदेश जो है पर्वतीय भूभाग है, कंकड़ पत्थरों से निर्मित है और नदियाँ इसमें क्या होती हैं विलुप्त हो जाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट विशेषता और क्या है प्रिय विद्यार्थियों? तो ध्यान रखना, विशेष रूप से ध्यान रखना, कृषि के लिए अनुपयोगी है, यानी इसमें कोई भी कृषि नहीं की जाती है। यह किस क्षेत्र की विशेषता है? तो ये प्रिय विद्यार्थियों भाबर क्षेत्र की विशेषता है। ये आपको ध्यान रखना है, राइट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं तराई क्षेत्र की, ठीक है। तो तराई क्षेत्र का मैंने लोकेट आपको बता ही दिया है कि तराई क्षेत्र सहारनपुर के दक्षिण से लेकर के, है ना, सहारनपुर के दक्षिण से लेकर के ये कुशीनगर तक पूरब में इसका विस्तार है। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ ये जो तराई क्षेत्र है ये कैसे निर्मित हुआ है इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। तो ये दलदली और गाद मिट्टी के अवसादों से निर्मित है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थी, इसको हाईलाइट करना है। दलदली एवं गाद मिट्टी के अवसादों से निर्मित क्षेत्र है, तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? वो तराई क्षेत्र है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न ये आता है कि सर अभी हमने बताया है कि नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं भाबर क्षेत्र में, लेकिन नदियाँ पहली बार दिखाई देती हैं किस क्षेत्र में? तो नदियाँ दिखाई देती हैं तराई क्षेत्र में। अब देखो तराई को तराई क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर पानी जो होता है बहुत ज़्यादा रहता है, बारिश का पानी बहुत रहता है और नदियाँ भी क्या है यहाँ पर फैली हुई रहती है। तो हम सभी लोग जानते हैं ऊपर से क्या होता है नदी एक धारा के रूप में आती है और कंकड़ पत्थरों के बीच में से जब बहती है तो वो भाबर हो जाता है और यह विलुप्त हो जाती है। लेकिन जैसे ही कंकड़ पत्थर से निकलेगी तो आपको पता है कि इसका पानी जो होता है वो चारों तरफ फैला हुआ है ना पाया जाएगा। तो अब मुझे बताइए जब खिंचाई सी हो जाती है, जब खिंचाई हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? इसे हम तराई नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? तराई कह देंगे भाई, क्या बोल देंगे इसको? तराई कह देंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? यानी तराई प्रदेश इसे हम कह देंगे। तो आपको समझ में आ रहा है? यानी नदियाँ जो है वो दिखाई देती हैं पहली बार तो तराई प्रदेश में दिखाई देती हैं। अब क्योंकि यहाँ पर पानी जो है वो एकदम अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो जंगल होंगे वो कैसे होंगे?
घने जंगल होंगे और ये कृषि के लिए उपयोगी है, ये आपको ध्यान रखना। यहाँ पर मुख्य रूप से कौन कौन सी 2 फसलें उगाई जाती हैं, ये पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया है। तो धान की और गन्ने की फसल जो है वो देखा जाए तो तराई प्रदेश की मुख्य फसलें हैं। यहाँ पर काफ़ी बड़े पैमाने पर इनका क्या होता है ना, उत्पादन किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हमने देखा भाबर और तराई प्रदेश के संबंध में जो विशेषता उनके बारे में और इनका लोकेशन कैसे क्या है वो देख लिया, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं गंगा यमुना का मैदान। गंगा नदी आपको दिख रही है, गंगा नदी है, अभी मैंने बताया आपको, और ये यमुना नदी है। तो गंगा यमुना का दोआब तो ये है ही है, लेकिन हम क्योंकि उत्तर प्रदेश पढ़ना है तो ये तो पूरा एरिया गंगा यमुना का ही है, क्योंकि इसके साइड साइड पर 100 किलोमीटर, 150, 200 किलोमीटर तक कहीं कहीं पर क्या है, इसके किनारों पर भी क्या है, ये भाग जो है पाया जाता है। तो गंगा यमुना के मैदान को भी हम 3 भागों में बांटते हैं, 3 उपभाग। तो 3 उपभाग कौन कौन से हैं प्रिय विद्यार्थियों? तो पहला तो क्या, गंगा यमुना का ऊपरी मैदान है ना, गंगा यमुना का ऊपरी मैदान पहला भाग। दूसरा, गंगा यमुना का मध्यवर्ती मैदान, ये दूसरा भाग है। और तीसरा भाग क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, गंगा यमुना का पूर्वी मैदान, क्या हो जाएगा, गंगा यमुना का पूर्वी मैदान, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए समझिए इसके बारे में। गंगा यमुना का ऊपरी मैदान अगर देखो प्रिय विद्यार्थियों, तो इसकी जो लंबाई है ना, लंबाई ऊपरी मैदान की, तो ऊपरी मैदान आपको दिख रहा होगा, देखो ये सहारनपुर के दक्षिण से लेकर के ये कंप्लीटली एटा वाला डिस्ट्रिक्ट लेकर के ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, ये ऊपरी मैदान है। ये विद्यार्थी क्या हो जाएगा, ये ऊपरी गंगा यमुना का ऊपरी मैदान के अंतर्गत तुम देखोगे तो ऊपर सहारनपुर से लेकर के दक्षिण में एटा, बदायूं, इधर ये मथुरा और ये सारे जो ज़िले हैं वो सब किस में आ जाते हैं, सब के सब हम कह सकते हैं यहाँ पर ये सभी गंगा यमुना के ऊपरी मैदान के अंतर्गत आएंगे। अब गंगा यमुना का ऊपरी मैदान की अगर देखा जाए लंबाई कितनी है, तो 500 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 80 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है प्रिय विद्यार्थियों, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि सहारनपुर से लेकर के एटा तक इसका विस्तार है, ये कर लेना है। अब बात करें मध्य की, तो मध्यवर्ती आपको दिख रहा है, ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, प्रयागराज तक क्या हो जाएगा, ये मध्यवर्ती हो जाएगा, है ना। गंगा यमुना के यानी ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, ये मध्यवर्ती है, यानी एटा से लेकर के प्रयागराज तक। तो कन्नौज और प्रयागराज और ये ऊपर आप कह सकते हो लखनऊ वगैरह, ये सब क्या है, कहीं ना कहीं देखा जाए गंगा यमुना के मध्यवर्ती एरिया में ये आ जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, कर लेना है, ठीक है। मध्यवर्ती बात करते हैं, पूर्व की बात करते हैं, तो गंगा यमुना का पूर्वी जो मतलब प्रदेश है वो कहाँ पड़ जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, तो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है खास करके, यानी कि मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के उत्तरी एरिया को आपको लेना है। तो हम वाराणसी से लेकर के इधर ऊपर आजमगढ़, जौनपुर और बलिया, देवरिया, यानी कि ये कंप्लीटली ये वाला जो बेल्ट है प्रिय विद्यार्थियों, ये पूरा बेल्ट क्या कहलाता है, ये कहलाएगा गंगा यमुना का पूर्वी प्रदेश, क्या कहलाएगा, गंगा यमुना का पूर्वी प्रदेश कहलाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो तीनों हमने बांट दिए, तीनों आपको दिख रहे होंगे, तीनों कौन कौन से हो गए। तो गंगा यमुना का ऊपरी प्रदेश आपको दिख रहा है, ये ऊपर वाला यानी पश्चिम वाला जो भाग है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, ये गंगा यमुना का ऊपरी मैदान है। ये क्या है, मध्यवर्ती मैदान है अपनी विद्यार्थियों, मध्यवर्ती मैदान, ये ऊपर खाली रखना है आपको, ये तराई और भाबर के रूप में हम देख सकते हैं ये। अब यहाँ पर तुम देखो तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, पूर्वी मैदान, क्या हो जाएगा, पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान का विस्तार वाराणसी से आजमगढ़ तक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी औसत ऊंचाई मतलब ओवरऑल गंगा यमुना के मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है प्रिय विद्यार्थियों, तो इसकी औसत ऊंचाई है 300 मीटर, कितनी है, 300, यानी कि समुद्र तल से गंगा यमुना के मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 300 मीटर। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना, ये हो जाएगा। इसका ढाल जो है प्रिय विद्यार्थियों किस तरफ है, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ, मतलब देखो आप देखोगे तो ये ऐसे घूमते हुए जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए ये लॉकेट की तरफ हो रहा है, उत्तर की तरफ, उत्तर, और इधर हम जाएँ तो ये क्या हो जाएगा, दक्षिण। तो गंगा यमुना का जो ढलान है, ढलान इनके मैदान का, वो ढलान किस तरफ है प्रिय विद्यार्थियों, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की तरफ, क्या हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की तरफ गंगा यमुना के ढलान है, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर जो ये मैदान है, इस मैदान का निर्माण किस मिट्टी से हुआ है, तो ये कौन सी मिट्टी है प्रिय विद्यार्थियों, काप मिट्टी, कौन सी मिट्टी हो जाएगी, काप मिट्टी हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसके अलावा और जो बेहतरीन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है प्रिय विद्यार्थियों, उसे समझिएगा। देखिएगा, जब कोई नदी बहती है प्रिय विद्यार्थियों, जैसे मान लेते हैं ये नदी है, ठीक है, नदी है, और जब नदी बह रही होती है, आप सभी लोग जानते हैं नदी क्या करती है, पानी का बहाव लेकर जाती है, पानी की एक धारा होती है वो नदी कहलाती है।
अब नदी क्या करती है, साल भर बहती है। तो साल भर जब बहती है तो कहीं ना कहीं देखा जाए वो बाढ़ लेकर के आती है। क्या लेके आती है, बाढ़ लेकर के आती है, या आपको ध्यान रखना। तो नदी किनारे जो क्षेत्र होते हैं, खास करके गंगा यमुना का मैदान, तो गंगा यमुना के मैदान में जो क्षेत्र हैं, गंगा यमुना के मैदान के जो क्षेत्र हैं, उन्हें हम दो भागों में बांटेंगे प्रिय विद्यार्थियों। दो भाग कौन कौन से होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक भाग का नाम है खादर क्षेत्र, और एक का नाम प्रिय विद्यार्थी हो जाएगा बांगर क्षेत्र। क्या हो जाएगा, बांगर क्षेत्र, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, खादर क्षेत्र और बांगर क्षेत्र। जब कोई नदी बहती है प्रिय विद्यार्थियों, ये नदी कोई बह रही है, तो नदी के जो पास वाला एरिया होता है, क्योंकि नदी जब अपने उफान पर होती है तो इससे बाढ़ आने की संभावना अधिक होती है। तो हम सभी लोग जानते हैं, तो नदी के किनारे वाला जो एरिया होता है, यानी इस पर 100 किलोमीटर इस तरफ और 100 किलोमीटर इस तरफ, ये किनारे वाला जो भाग होता है, हम कम्प्लीटली यहाँ तक मान सकते हैं ये पूरा। और यहाँ पर भी है, ये कोई नदी है, मान लेते हैं ये नदी कौन सी है, गंगा। तो गंगा नदी के इस तरफ 100 किलोमीटर और 100 किलोमीटर लगभग इस तरफ, यानी किनारे वाला जो पर्टिकुलर जो एरिया होता है, यहाँ पर क्या है, साल भर अगर हम देखें, साल में लगभग गंगा यमुना का जो पानी है, यानी किसी भी नदी का पानी उसके क्या है 100 किलोमीटर एरिया में बाढ़ के रूप में आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो वह क्षेत्र होता है, जो किनारे वाला, उस क्षेत्र का नाम होता है खादर क्षेत्र। क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, खादर क्षेत्र। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जब कोई नदी बहती है प्रिय विद्यार्थियों, जब कोई नदी बह रही होती है, तो कभी कभी हो सकता है वो ज़्यादा उफान पर ना हो, तो उसका क्या होता है कि ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, तो इसका पानी जो होता है, हो सकता है पूरा मतलब यहाँ तक ना जाए, इसके आधे तक ही पहुँचे, है ना। मान लेते हैं इसके आधे तक ही पहुँचे, ये इतना एरिया में पहुँचे, और यहाँ पहुँचे ही ना, है ना, यहाँ पर। हालांकि इससे पहले मान लेते हैं अगली साल कभी पहुँच गया हो, पिछली साल, उसके बाद में अगली साल में क्या होगा, अब पहुँचे ही ना। तो जहाँ तक पानी पहुँचता है उसको तो क्या बोल देंगे हम, खादर क्षेत्र कह देंगे, और जहाँ पानी नहीं पहुँच पाता है उसे कहते हैं बांगर क्षेत्र। देखिए ये नदियों के किनारे वाले ही तटों किनारे पर ही क्या होता है, ये क्षेत्र पाए जाते हैं। तो बांगर क्षेत्र, खादर क्षेत्र क्या है, ये उत्तर प्रदेश के ही क्या है, एक क्षेत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब प्रश्न ये आता है कि जो खादर क्षेत्र होता है प्रिय विद्यार्थियों, खादर क्षेत्र किससे निर्मित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल तो काप मिट्टी के द्वारा निर्मित मैदान है पूरा गंगा यमुना का, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। एक खादर क्षेत्र जो निर्मित होता है प्रिय विद्यार्थियों, ये निर्मित होता है नवीन जलोढ़ से। नवीन जलोढ़, तो नवीन जलोढ़ से निर्मित मैदान, नवीन जलोढ़ से निर्मित मैदान, नवीन जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मतलब जल से लाई गई मिट्टी, जल के द्वारा लोड की गई मिट्टी जलोढ़ हो जाएगी। क्योंकि जब कभी पानी आता है, बाढ़ आती है, तो बाढ़ के साथ में क्या होता है, बहुत सारी मिट्टी आती है, और मिट्टी की क्या होता है, मिट्टी नीचे जम जाती है और पानी सूख जाता है, तो क्या हो जाता है, वहाँ पर वो बाढ़ का पानी क्या हो जाता है, मतलब बन जाता है। तो वही है, तो नवीन जलोढ़, तो नवीन जलोढ़ से निर्मित क्षेत्र कौन सा होता है प्रिय विद्यार्थियों, वो होता है खादर क्षेत्र। क्या हो जाएगा, खादर क्षेत्र। जबकि जहाँ बाढ़ का पानी साल भर नहीं पहुँच पाता है, कई साल नहीं पहुँचता है, तो वह कहलाता है पुरानी जलोढ़। क्या कहलाता है, पुरानी जलोढ़। तो पुरानी जलोढ़ से निर्मित क्षेत्र कौन सा हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, तो वो हो जाएगा बांगर क्षेत्र। क्या हो जाएगा, बांगर। तो बांगर क्षेत्र जो है वो भी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, और खादर क्षेत्र भी कहाँ है, वो भी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। खादर क्षेत्र का निर्माण नवीन जलोढ़ से हुआ है, जबकि बांगर क्षेत्र का निर्माण पुरानी जलोढ़ से हुआ है, ये आपको ध्यान रखना। अब क्योंकि पुरानी जलोढ़ है, तो जब अब देखो इनमें जो फसल होती है, इनमें सभी प्रकार की फसल की जा सकती है, तीनों प्रकार की, रबी, खरीफ, जायद, तीनों प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं जलोढ़ मिट्टी के मैदानों में, चाहे वो नवीन जलोढ़ हो चाहे वो पुरानी जलोढ़ हो, तो ओवरऑल सभी फसलें उगाई जा सकती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आगे समझिएगा। जो नवीन जलोढ़ है प्रिय विद्यार्थियों और पुरानी जलोढ़ है, इनसे निर्मित जो मैदान है वही क्या है, गंगा यमुना का मैदान है। हालांकि इसको बोलते हैं काप मिट्टी से निर्मित मैदान, ये भी ओवरऑल में आपको ध्यान रखना है। अब खादर प्रदेश और बांगर प्रदेश, तो खादर प्रदेश तो नवीन जलोढ़ है, लेकिन बांगर जो क्षेत्र है जिसे हम पुरानी जलोढ़ कह रहे हैं, तो इस पुरानी जलोढ़ को हम रेह भी कहते हैं, रेह या कल्लर। रेह या कल्लर से निर्मित मैदान कौन सा होता है, तो बांगर क्षेत्र होता है। यानी कि पुरानी जलोढ़ जो होती है वो, रेह का मतलब क्या था, नमक की मात्रा, नमक की मात्रा यदि अधिक हो जाती है तो वो किस में चेंज हो जाता है, रेह या कलर में, इसकी परत सी लग जाती है। इसलिए क्या फसल उत्पादन जो होता है शुरुआत में तो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन बाद में क्या कम होना स्टार्ट हो जाता है, और ऐसी जो क्षेत्र होता है या ऐसा मैदान होता है बाद में ऊसर हो जाता है या बंजर हो जाता है, वो आपको ध्यान रखना, यही वाला स्थिति होगी। तो बांगर क्षेत्र और नवीन और खादर क्षेत्र दोनों स्पष्टता के साथ आपको क्लियर हो गए होंगे।
बांगर क्या है और खादर क्या है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। नदियों के किनारे वाले क्षेत्रों को बांगर और खादर कहते हैं। नदी के बिल्कुल एकदम किनारे है उसे खादर कहते हैं, और नदी से थोड़ा सा दूर है यानी कि जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है बांगर। बांगर क्षेत्र पुरानी जलोढ़ से निर्मित है, जबकि खादर क्षेत्र जो है वो नवीन जलोढ़ से निर्मित है। पुरानी जलोढ़ को हम रेह या कल्लर के नाम से भी जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो हमारी क्या किसकी बात हो गई, गंगा यमुना के मैदानी भाग की बात हो गई। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हमारे सामने रह गया तीसरा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हमारी तीसरी हेडिंग है क्या, दक्षिण का पठारी प्रदेश। क्या है प्रिय विद्यार्थियों, दक्षिण का पठारी प्रदेश। तो दक्षिण का पठारी प्रदेश प्रिय विद्यार्थियों कौन सा है वो समझिएगा। तो हम देख सकते हैं इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 45,200 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। प्रिय विद्यार्थियों, इसको दो भागों में हम बांट सकते हैं। ये वाला जो एरिया है इसे बोलते हैं बुंदेलखंड, और ये वाला जो एरिया है इसे बोलते हैं बघेलखंड। यानी कि हम कहेंगे उत्तर प्रदेश के दक्षिण पठारी भाग को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। एक तो बुंदेलखंड है, एक बघेलखंड है। बुंदेलखंड जो झांसी वाला एरिया है वो बुंदेलखंड है, बघेलखंड सोनभद्र मिर्ज़ापुर वाला एरिया वो बघेलखंड के अंतर्गत आता है, ये आपको ध्यान रखना। तो सोनभद्र मिर्ज़ापुर वगैरह कहाँ है, ये बघेलखंड में आ जाएंगे, हो जाएगा। इसका ओवरऑल देखिए तो ये कितने वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, तो 45,200 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं क्या यह जो है किसका हिस्सा है, तो दक्कन के पठार का ये हिस्सा है, ये आपको ध्यान रखना है। दक्कन के पठार में भी किसका, तो भारत की एक बीच में एरिया होता है, सतपुड़ा पर्वत के ऊपर वाला जो एरिया होता है उसे बोलते हैं भारत की मध्यवर्ती उच्च भूमि। तो मध्यवर्ती उच्च भूमि का ये क्या है, हमारा दक्षिण उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग जो है वो हिस्सा माना जाता है। अगर वो नहीं याद है तो जाना, दक्कन का पठार का ये क्या है, एक हिस्सा है। यह इसकी जो औसत ऊंचाई है प्रिय विद्यार्थियों, इसकी भी औसत ऊंचाई लगभग क्या है, 300 मीटर है। हालांकि कहीं कहीं पर इसकी जो ऊंचाई है वो 450, कहीं कहीं पर 600 भी पाई जाती है, लेकिन औसत ऊंचाई हम कितना लगाएंगे, 300 मीटर। इसी प्रकार से धारणा गंगा यमुना की औसत ऊंचाई भी कितनी है, 300 मीटर है समुद्र तल से। उसी प्रकार से इसकी भी लगभग कितनी, 300 है। लेकिन कहीं कहीं पर जो दक्षिण का पठारी भाग है यानी कि बुंदेलखंड और बघेलखंड वाला जो एरिया है, इसकी ऊंचाई कहीं कहीं पर 600 और 450 मीटर भी पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो काली मिट्टी, यानी काली मिट्टी जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, तो बुंदेलखंड और बघेलखंड वाला पूरा एरिया क्या है, ये काली मिट्टी से निर्मित है। प्रिय विद्यार्थियों, और विशेषता क्या है इसकी, तो चिनास घास का मैदान जो है सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो दक्षिण के पठारी भाग, उत्तर प्रदेश के दक्षिण के पठारी भाग में ही, यानी बुंदेलखंड और बघेलखंड के अंतर्गत ही पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या विशेषता है प्रिय विद्यार्थियों, शंक्वाकार टीले, ऊंचे ऊंचे शंक्वाकार टीले पाए जाते हैं, वो इसी के अंतर्गत हैं। कौन से, बुंदेलखंड और बघेलखंड के अंतर्गत ही पाए जाते हैं। पूछेगा निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में शंक्वाकार टीले कहाँ पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना दक्षिण के पठारी भाग में। ये पूछता है कौन से मतलब खंड में, तो बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में ही पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे, तो प्रिय विद्यार्थी देखेंगे तो प्रमुख नदियाँ, इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो देखो नदियाँ के संबंध में टॉपिक आगे आएगा तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि ये जो नदी है इसका नाम क्या है, इसका नाम यमुना है, और यमुना की सहायक नदियाँ कई सारी हैं। जैसे हमने लिखा भी है यहाँ पर, चंबल यहाँ पाई जाती है, चंबल है, सिंध है, और बेतवा है, और क्या हो जाएगी, और हो जाएगी कैन है, टॉन्स है, और सोन है। ये सभी नदियाँ क्या हैं, ये सभी नदियाँ कहीं ना कहीं देखा जाए उत्तर प्रदेश के दक्षिण के पठारी भाग की प्रमुख नदियां हैं, ये आपको ध्यान रखना। पूछेगा निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के दक्षिण के पठारी भाग की नदियां हैं या नदियां नहीं हैं, तो आपको ध्यान रखना नदियां ये कौन कौन सी हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, टॉन्स और सोन, ये सभी नदियां क्या हैं, उत्तर प्रदेश के दक्षिण के पठारी भाग की प्रमुख नदियां हैं, ये आपको ध्यान रखना। अब प्रश्न ये आता है कि सर यहाँ पर क्या है, काली मिट्टी पाई जाती है। अब काली मिट्टी में जो फसल का उत्पादन प्रिय विद्यार्थियों सर्वाधिक होता है वो कपास का होता है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि कपास का उत्पादन यहाँ पर भी होता है, लेकिन उतना बेहतरीन तरीके से तापमान मेंटेन नहीं हो पाता है, इसलिए कपास जो होता है वो कम ही यहाँ पर उगाया जाता है। कपास उत्पादन में सबसे बेहतरीन जो जगह है वो गुजरात और महाराष्ट्र के अंतर्गत है। जो गुजरात महाराष्ट्र में भी क्या है, काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी जो है उसका निर्माण किससे होता है, तो ज्वालामुखी के द्वारा जो लावा लाया जाता है, और उस लावा को जब चट्टान बन जाता है, वो चट्टान टूटती है, तो टूटने पर जब वो महीन बन जाता है तो उस समय जो मिट्टी बनती है उसी को बोलते हैं हम काली मिट्टी। तो मिट्टी जब आएगी तो मिट्टी में आपको मैं डिटेल बताऊंगा सारी चीज़ें, लेकिन फिलहाल अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, भौतिक स्वरूप। तो भौतिक स्वरूप में जो अगर नाम आ रहा है
तो थोड़ी सी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं। तो काली मिट्टी में अगर देखा जाए तो जो फसलों का उत्पादन उच्च पैमाने पर किया जा सकता है वो कौन कौन सी फसलें हैं, तो ज्वार है, बाजरा है, तिलहन है और गेहूँ। यानी कि दक्षिण के पठारी भाग में अगर देखा जाए तो यहाँ की प्रमुख जो फसलें हैं प्रिय विद्यार्थियों, वो ज्वार, बाजरा, तिलहन और गेहूँ, इन सभी फसलों को यहाँ पर उगाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। भौतिक विज्ञान ओवरऑल प्रिय विद्यार्थियों यही है, ठीक है। आप इसे देखिए, अपने नोट्स बनाइए और इसका मैं प्रश्न पत्र जो भी होगा अभ्यास प्रश्न वो भी इसके साथ मैं ऐड कर दिया करूँगा। लास्ट में वीडियो के आप देखा करना और अपने पेपर को लगाया करना। आप कितने लगा पर ये देखना, आंसर की साथ में मेंशन कर दिया करूँगा, वहाँ लगाना, ठीक है। साइलेंट वे में वो लगा हुआ क्वेश्चन पेपर हुआ करेगा, स्क्रीनशॉट लेकर के अपना वो से सही कर लिया करना, ठीक है। तो आज के लिए प्रिय विद्यार्थी इतना ही रख देते हैं। जय हिंद।